Now moving to question number 31. An atom has a FCC crystal. FCC मतलब number of atoms per unit cell कितने हैं? 4 हैं। डेंसिटी आपको गिवन है, एज लेंथ आपको गिवन है। तो आपको ये पता करना है कि कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 100 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है आपका, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका? ए क्यूब, है ना। तो इसमें हम देखो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इसको वैल्यू पुट करके हम यहाँ से मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे कि आपके एक मोल का जो मास है वो कितना वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो डेंसिटी है वो कितनी गिवन है आपको, 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं? 4। और एम आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ए की वैल्यू देखो, अब आपको यहाँ पे क्या है, मीटर है, तो यहाँ पे क्या है, पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पे 100 पिकोमीटर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 इंटू 10⁻12 मीटर का क्यूब। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका जो मोलर मास आएगा दैट कम्स आउट टू बी योर 1.5 इंटू 10⁻6 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स एक मोल में आपके एक मोल का मास कितना है आपका, 1.5 इंटू 10⁻6 ग्राम। 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स? Na पार्टिकल्स। तो आपके जो Na पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻6 ग्राम। तो इतना ग्राम कितने पार्टिकल्स का है? आपके Na पार्टिकल्स का है। एंड नाउ दे हैव आस्क्ड कि आपके कितने एटम 100 ग्राम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो आपका 1.5 इंटू 10⁻6 ग्राम आपका जो मास है वो एक मोल का है। एक मोल मतलब Na पार्टिकल्स का है। तो 100 ग्राम कितने का होगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 100 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनका जो वेट है वो आपका 100 ग्राम होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, ए ऑप्शन। Moving on to the next question. Question number 32. Which of the following defects decreases density of the crystal? देखो डेंसिटी कम करनी है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो डेंसिटी कम होने का मतलब पार्टिकल्स क्या हो गया आपके, कम हो रहे हैं। तो आपको ऐसा डिफेक्ट देखना है जिसमें पार्टिकल्स की जो गिनती है वो कम होगी। पहला ऑप्शन है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मतलब जिनमें क्या है, मेटल कम है, मतलब उनमें पॉजिटिव चार्ज कम है। नेक्स्ट है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज्यादा है। ठीक है, अगर मेटल ज्यादा होंगे, मेटल ज्यादा होने का मतलब क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है ना। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो उससे डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, उसमें मेटल कैटायंस कम है बट एनायंस ज्यादा है। तो यहाँ पे भी आपकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होते हैं आपके, सेम नंबर ऑफ आपका कैटायंस एंड जो आपके एनाइंस होते हैं वो मिसिंग होते हैं अपने लैटिस साइड से। तो यहाँ पे आपके पार्टिकल्स कम होते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में आपकी डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। शॉर्ट की डिफेक्ट में आपके सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, दैट इज वाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं और डेंसिटी आपकी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, sorry 33. How much ethyl alcohol must be added to 1 liter of the water so that the solution will freeze at 14 डिग्री फ़ारेनहाइट? सबसे पहले आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने से इसकी जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी योर -10 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस कैसे इक्वल होता है, 5/9 फ़ारेनहाइट -32, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू 14 को पुट करेंगे तो डिग्री में कितना आंसर आ जाएगा आपका, -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस।
नाउ अगर अब आपको पता है जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू योर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ बोलते हैं इनटू मोलैलिटी। तो देखो आपका देखो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले स्टार्टिंग में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, माइनस बाद में कितना हो गया आपका 10 डिग्री, -10 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना आ गया यहाँ पे 263 केल्विन। दैट मीन्स -263 केल्विन, तो चेंज कितने का है आपका 10 केल्विन का। तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या करोगे आप 10 केल्विन। केएफ की वैल्यू आपको गिवन है 1.6 इनटू मोलालिटी, मोलालिटी आप कैलकुलेट कर लो। जैसे ही आपने यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट की, मोलालिटी कितनी आएगी आपके, कितने मोल्स आ रहे हैं 5.73 मोल्स के आसपास आ जाएगा, दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। नाउ दे आर आस्किंग द आंसर इन ग्राम, तो आपके इतने मोल्स हैं तो ग्राम निकालना है। ग्राम कैसे कैलकुलेट करते हो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हो मॉलिक्यूलर वेट से। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है आपका C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 46। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे मोल्स को मोलर मास के साथ, तो आपका कितना ग्राम आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी योर 247.31 ग्राम, दैट मीन्स योर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, and decimolar solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 300 Kelvin. What will be the osmotic pressure of the solution? That is again your colligative property. Colligative जो property है osmotic pressure की वो किसके इक्वल होती है, that is equals to your want of factor, concentration, gas constant and temperature, that is equals to ICRT। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि जो आपका पोटाशियम फेरोसाइनाइड है दैट इज योर K4FeCN6 है। तो जैसे ही ये डिसोशिएट होगा, ये किसमें डिसोशिएट होगा आपका 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 2 नेगेटिव में, है ना। तो अब हम सबसे पहले इसका आई फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है स्टार्टिंग में कितनी आपकी मोलर सोल्यूशन है 0.1 मोलर सोल्यूशन है। तो इनिशियली दे आर प्रेजेंट, आपका जो पोटाशियम आयन है और फेरोसाइनाइड आयन है वो आपके स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं है। आफ्टर डिसोसिएशन वो कितना डिसोसिएट हो गया 50% डिसोसिएट हो गया। तो अगर वो 50% डिसोसिएट हो गया तो बच कितना गया 50, उसका 50% बच गया, दैट मीन्स कितना बच गया 0.05 मोलर बच गया। तो जब आपका जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है वो 50% डिसोशिएट हुआ तो आपके कितने के पॉजिटिव बनेंगे, उसके 4 टाइम्स बनेंगे, दैट मीन्स कितना मोलर बनेगा वो आपका 0.2 मोलर बनेगा, 4 टाइम्स बनेगा, जितना वो डिसोशिएट हुआ है उसका 4 टाइम्स बनेगा बिकॉज ऑफ द स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। और आपका जो फेरोसाइनाइड एनायन है वो कितना बनेगा 0.05 मोलर बनेगा। अब इसका देखो वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है आपका, दैट इज इक्वल्स टू गिवन आयंस कितने हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। गिवन आयंस कौन कौन से हैं, दिस प्लस 0.2 प्लस 0.05, आफ्टर डिसोसिएशन कितने बचे हैं डिवाइडेड बाय इनिशियली कितने थे, इनिशियली कितने थे आपके 0.1, इनिशियली कितने थे आपके 0.1। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आई वैल्यू आई थिंक आपकी कितनी आ जाएगी 3 के आसपास आ जाएगी आपकी आई वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी योर 3। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। कंसंट्रेशन आपको गिवन है आपका 0.1 गिवन है। आर की वैल्यू जो आपको यहाँ पे पुट करनी है वो कितनी पुट करनी है 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर। रीजन क्या है, क्योंकि जो आंसर पूछा गया है दैट इज इन द एटमोस्फेयर इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा आपका ए ऑप्शन 7.48 एटमोस्फेयर। बस आपको क्या पता होना चाहिए था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था। दो क्वेश्चन आ चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसको ध्यान से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है टू लिक्विड्स का जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो दोनों से ज्यादा है। तो अगर देखो मान लीजिए अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का कम होगा,
दैट मीन्स अगर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम है, दैट मीन्स दैट विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन मतलब स्टार्टिंग से वेपर प्रेशर कम हो गया, तभी तो वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ना। सो दैट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। देखो यहाँ पे लिखा है, ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब दैट वो किस तरह का सोल्यूशन है, दैट इज योर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज योर ड्रॉप। दैट इज योर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज योर ड्रॉप। और जो आपको गिवन क्वेश्चन में पूछा गया है, दे आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज योर ड्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब दैट इज शोइंग अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। Question number 36. Molecular mass of a non-volatile substance can be best determined by which colligative property? तो देखो molecular mass के लिए जो सबसे better आपकी जो होती है मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में जनरली हम क्या यूज करते हैं, मोलैरिटी यूज करते हैं ओवर मोलैलिटी। तो एक तो इसमें हम कंसंट्रेशन जो टर्म है वो मोलैरिटी यूज करते हैं, दैट इज इजी टू फाइंड। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, जो भी चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं प्रॉपर्टीज में वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो इसी वजह से जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर योर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का। जब हमको मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो आपका बेस्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। वांट ऑफ फैक्टर जो आई है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसकी वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोशिएट करे, और फॉर डिसोसिएशन आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आपका मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है तो एसोसिएट का मतलब क्या होता है, उसकी आई वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और अगर आपका गिवन सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए जो आपका वांट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38। द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, जिसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, BCl3। BCl3 आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, जिसके जो डाइपोल मूवमेंट और जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो आपको आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट क्या आता है, जीरो आता है। तो ध्यान में रखना, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें आपके जो लिगेंड अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम के साथ, जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं, और उनमें सेंट्रल एटम में किसी भी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एंड उनकी जो ज्योमेट्री है वो परफेक्ट आपकी लीनियर कह लो, या हम बोल सकते हैं आपका ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल हो, चाहे स्क्वायर आपका स्क्वायर स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो। अगर आपका उसमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है एंड सारे सराउंडिंग एटम आपके आइडेंटिकल हैं, तो जनरली वो वाले स्ट्रक्चर का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। वाटर का भी डाइपोल मूवमेंट होता है, बिकॉज वाटर का स्ट्रक्चर क्या है आपका, बेंट स्ट्रक्चर है। सिमिलरली SO2 का भी स्ट्रक्चर आपका बेंट होता है, इसमें भी डाइपोल मूवमेंट होता है। और जो आपका अमोनिया है इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होती है, इसमें भी डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना। प्लेनर स्ट्रक्चर अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ये आता है केमिकल बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे देखिए आपका जो जाइनन है, जाइनन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। आउट ऑफ 8 आपको पता है फ्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ जाइनन, 4 इलेक्ट्रॉन जो आपके सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बच गए वो क्या बना लेंगे, 2 लोन पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे आपके 4 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, दैट मीन्स टोटल आपके 6 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp3d2। दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका आपका, ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर जो इसका शेप आएगा दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर, दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। जो आपका बी है और जो आपका सी है इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज योर टेट्राहेड्रल आएगा, दैट आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज योर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द मेटालिक लस्टर इज ड्यू टू, देखो जो लस्टर है चमक है वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे जो चमक आती है मेटल में। तो आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन। लॉस इलेक्ट्रॉन मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल में वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लस्टर प्रॉपर्टी ऑफ योर मेटल। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O22 नेगेटिव। देखो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, क्या शॉर्टकट यूज करना है आपको, 3 माइनस 0.5 इंटू एन, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जहां पे जो एन है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और लेस देन 14, 14 से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है वो यहाँ पे n की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे क्या है O22 नेगेटिव, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल 16, और 2 नेगेटिव चार्ज आने की वजह से दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। तो 14 सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो 14 से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं आपके, 4 हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 4 होगी। तो यहाँ पे आप n को क्या पुट करोगे 4 पुट करोगे, तो आंसर क्या आएगा 3 माइनस 0.5 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 माइनस 2, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इससे आपके जो क्वेश्चंस है बहुत ही इजीली हो जाएंगे, आपको एमओटी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट ऑफ डीएनए। तो डीएनए में आपको पता है आपके टोटल 4 बेसिस होते हैं, तो उनमें जो कहते हैं कपलिंग है वो किस, उस कपलिंग में इंटरेक्शन कौन सी होती है, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें जो कपलिंग होती है दैट इज ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है आपका एडेनिन थाइमिन के साथ कनेक्टेड होता है बाय डबल बॉन्ड, और आपका जो साइटोसिन है वो आपके ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होता है कनेक्टेड होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज फ्रॉम योर ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक से आया है। तो इसमें क्या है आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए लैंडेस जी फैक्टर गिवन है, और बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू गिवन है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगना है, द चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू जी बीटा एच नॉट। अब आपको देखो क्या निकालना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट मीन्स एच न्यू इज इक्वल टू जी बीटा एच नॉट। तो आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू जी वैल्यू कितनी है 2, बीटा मतलब आपको गिवन कितना है 9.273 इंटू 10 रेज टू पावर -24 जाउल पर टेस्ला, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है आपको 0.33 टेस्ला, डिवाइडेड बाय एच, एच की वैल्यू कितनी होती है दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जाउल सेकंड। तो देखो टेस्ला से पर टेस्ला कैंसिल, जाउल से जाउल कैंसिल, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन योर पर सेकंड, दैट मींस आंसर हर्ट्ज में आएगा, तो उसको आपको गीगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेना है, और आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे सोल्यूशन से डी ऑप्शन आएगा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो आंसर कितना आएगा 9 गीगा हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो वो हमें पीक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है कि कितने आपके सिग्नल्स आएंगे, नंबर ऑफ पीक्स मतलब कितने सिग्नल्स आएंगे, पोजीशन ऑफ द पीक मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेल्टा की वैल्यू के बारे में भी बताता है, इंटेंसिटी ऑफ पीक का मतलब नंबर ऑफ इक्वलेंट हाइड्रोजन के बारे में भी हमें ये जानकारी देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपको सिग्नल्स के बारे में, सिग्नल की पोजीशन क्या है, डेल्टा वैल्यू क्या है उसके बारे में, और आपकी जो सिग्नल की इंटेंसिटी दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इक्वलेंट हाइड्रोजन एटम्स उसके बारे में आपको बताता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स
doesn't show a rotational Raman spectra। तो देखो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में आपको ध्यान क्या रखना है, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स, इसमें आपको बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि रोटेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर मॉलिक्यूल को रोटेशनल एक्टिव होना है, दैट शुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दैट इज फॉर ओनली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट अगर यहाँ पे लिख दिया रमन भी लिख दिया साथ में, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी के सभी आपके रमन एक्टिव होती हैं एक्सेप्ट परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। तो इनको छोड़ के बाकी सभी के सभी मॉलिक्यूल्स आपके रमन एक्टिव होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन, बिकॉज दैट इज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो ऑक्टाहेड्रल आएगी एंड दैट इज योर रमन इनएक्टिव। और वही वो पूछ रहे हैं जो स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने आपको बहुत ही डिटेल में करवाया है, एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। तो आप उसको अच्छे से करें, उनकी कंडीशन क्या है, उनके सिलेक्शन रूल्स क्या है, कहाँ पे वो एप्लीकेबल है, उनका स्पेक्ट्रा कैसे आता है, कैसे बैंड्स आते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मास्टर कैडेट में स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेज अ ह्यूज रोल, तो उसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन एनएमआर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे हो दैट इज ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज। तो इसके इक्वलेंट जो आप केमिकल शिफ्ट लेते हो वो क्या लोगे आप, डेल्टा इक्वल टू जीरो लोगे। अब देखो जो आपका डेल्टा इक्वल टू जीरो है और हमें पूछ रहे हैं वो प्रोटॉन का सिग्नल 240 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा है डाउनफील्ड। लेट्स सपोज कि ये आपका क्या है, टीएमएस का सिग्नल है। तो अभी वो बोल रहे हैं आपका जो सिग्नल है वो 240 पे आ रहा है। तो देखो जो आपका सिग्नल आप केमिकल शिफ्ट लेते हो दैट इज जनरली पीपीएम में होता है ना। सो जो आपका 1 पीपीएम होता है वो डिपेंड करता है आपके स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रिक्वेंसी के ऊपर। जैसे अभी आपने यहाँ पे लिया है 60 मेगाहर्ट्ज, तो इस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए जो आपका 1 पीपीएम होगा दैट इज इक्वल्स टू योर 60 हर्ट्ज। लेट्स सपोज कि अगर मैं 100 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा होता, तो इसके लिए मेरा 1 पीपीएम किसके कोरस्पॉन्ड आता, मेरा 100 हर्ट्ज पे आता। तो दैट मीन्स जो मेरा फर्स्ट सिग्नल आएगा दैट इज 1 पीपीएम, दैट कोरस्पॉन्ड्स टू माय 60 हर्ट्ज। अगर मेरा सिग्नल 2 पीपीएम पे आ रहा है दैट मीन्स दैट इज 120 हर्ट्ज। अगर 3 पे आ रहा है दैट मीन्स 180 हर्ट्ज। अगर वो 4 पीपीएम पे आ रहा है दैट मीन्स आपका किस पे आ रहा है, वो 240 हर्ट्ज पे आ रहा है। तो नाउ दे आर आस्किंग फॉर 240 हर्ट्ज। तो 240 हर्ट्ज मतलब सिग्नल कितने पे आ रहा है आपका, 4 पीपीएम पे आ रहा है। बट ध्यान से समझना दैट इज योर डेल्टा स्केल। ये किस स्केल पे है आपका, डेल्टा स्केल पे है। दे हैव आस्क्ड द टाउ स्केल। तो टाउ क्या होता है आपका 10 माइनस डेल्टा। तो डेल्टा कितना है आपका 4, तो 10 माइनस 4 कितना आंसर आएगा आपका 6। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। Question number 47. The activity of enzyme and hence the reaction generally passes through a maximum at a pH। देखो किस pH पे ये maximum अपनी efficiency को show करता है, that is your 6.8 pH, and the temperature at which it works efficiently that is your 310 Kelvin। तो आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन, that is less than 7। तो ये ध्यान में रखना है वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ अ गैस। देखो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान कितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल कवर करते हैं अपना, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। लेट्स सपोज कि ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं। नाउ मान लीजिए अब इनको आपस में कोलाइड करना है, तो जो ये दोनों मॉलिक्यूल हैं कोलिजन के पहले कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका मीन फ्री पाथ, है ना। देखो अब क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर की बात करते हैं, दो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक प्रेशर और एक आपका टेम्परेचर। देखो अगर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, गैस के जो पार्टिकल है उतने पास पास में होंगे। अगर पास में होंगे तो उनका जो ये डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स जो आपका मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। तो अब अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं भी पता तो आप बहुत ही कॉमन सेंस से इसको जज कर सकते हो। वैसे इसका फॉर्मूला लिख लो, किसके इक्वल आता है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर आर टी बाई पी
एन नॉट। आर टी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर है, एन नॉट आपके एवोगैड्रो नंबर है, सिग्मा क्या है आपका कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर का मतलब पार्टिकल का साइज, पार्टिकल जितना बड़ा होगा उतना ही उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कोलिजन के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो देखो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल का जो मोशन है वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कोलिजन इजिली नहीं होंगी। और अगर उनका डिस्टेंस बढ़ गया दैट मीन्स मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स आपका जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ। तो ये आपको 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं भी पता तो आप उस अकॉर्डिंग अपने कॉमन सेंस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ एन हेक्सेन विल बी। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला यूज होना है दैट इज योर ग्रोटन्स रूल। सो अकॉर्डिंग टू योर ग्लूटन्स रूल क्या है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ योर क्रिटिकल टेम्परेचर। और आपको बॉइलिंग टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आप केल्विन में कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा 341.9 आएगा, एंड दैट इज 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट कम्स अराउंड 512 केल्विन, 512 केल्विन। तो आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज योर ग्रोटन्स रूल, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जेटी। देखो अगेन ये आपको जिसको याद होगा दैट इज द फॉर्मूला वही इसको आंसर कर सकता है। म्यू जेटी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू dt बाई dp एट कांस्टेंट इंथैल्पी। सो दैट इज द फॉर्मूला। तो जिसको ये याद होगा वही इसका आंसर कर सकता है। सो दैट इज योर बी ऑप्शन। अगेन बोलूंगा इसको आपको दिमाग में रखना है, दैट इज द फॉर्मूला। Question number 51, lobes of a p orbital having पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, दीज साइंस इंक्लूड। देखो जो आपके लोब्स होते हैं, लोब में हम जो साइन ड्रॉ करते हैं, जो ये साइन है वो चार्जेस को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आपके जो वेव फंक्शंस होते हैं, क्वांटम वेव फंक्शंस होते हैं साई, उनकी सिमिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना दैट रिप्रेजेंट द साइन ऑफ अ वेव फंक्शन। तो दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक बाय स्टूडेंट्स की, वो क्या करते हैं वो चार्जेस समझते हैं इनको, जबकि वो चार्जेस नहीं होते, वो आपके वेव फंक्शन का साइन होता है फॉर दैट पर्टिकुलर लो। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम एटम वेरीज इन द ऑर्डर। आपको पता है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हो तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है आपका इंक्रीज करता है, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है दैट शुड आल्सो इंक्रीज। तो आपका जो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा पोटेशियम का, देन उससे कम आपका सोडियम का, और सबसे कम किसका होगा आपका लिथियम का होगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 52 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मतलब कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ ऐड करवा सकता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसका ऑर्डर बताना है। देखो आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आप बोलोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। बट क्या होता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है। तो जब हम इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट करता है और सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो आपकी कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर आता है इन केस ऑफ हैलोजन वो क्या आता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन आता है आपका फ्लोरीन का, देन आता है आपका ब्रोमीन, और सबसे कम आती है आपकी आयोडीन की। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज डी ऑप्शन। तो इसमें जो क्लोरीन है दैट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से जो बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं कर पाता जितना कि वो
जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आपके स्मॉल साइज फ्लोरीन में, वो कॉज करता है। साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन में जो भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कंपेयर टू क्लोरीन क्या होती है, वो आपकी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं आपका जो कॉपर सल्फाइड का एक ओर है उसको स्लोली ऑक्सीडाइज करके वी आर कन्वर्टिंग इनटू योर कॉपर सल्फेट which was leached with water or your dilute H2SO4. The addition of scrap iron to this solution give rise to, तो वो बोलते हैं कि अगर हमने ऊपर वाली रिएक्शन में अगर हमने आयरन को ऐड कर दिया तो क्या होगा। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई थी तो मैंने वहां पे बताया था कि आयरन इज मोर एक्टिव मेटल एज कंपेयर टू योर कॉपर। तो आयरन एक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसके सोल्यूशन से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। सो दैट माई देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर आयरन सल्फेट एंड योर कॉपर मेटल। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 अर्थ कोर इज मोस्टली मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन आयरन एंड निकल। देखो सम ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको जिसको पता है नॉलेजेबल क्वेश्चंस होते हैं, जिसको पता है वही आंसर कर सकता है। तो इसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो जिसको पता होगा सिर्फ वही कर सकता है। तो ये सिर्फ बात याद रखने वाली है कि अर्थ कोर किससे बनता है आपका, आयरन एंड निकल से। नेक्स्ट है बॉक्साइट ओर। देखो बॉक्साइट ओर क्या होता है आपका, बी ऑप्शन दैट इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद वाटर, इसको हम बोलते हैं आपका बॉक्साइट ओर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 द फॉसिल फ्यूल। देखो फॉसिल फ्यूल कंसिस्ट ऑफ, फॉसिल फ्यूल आपके कोयल, आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनता है। आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। 58 पैसेज ऑफ स्टीम ओवर कोक। कोक क्या होता है आपका, कार्बन है, उसके ऊपर स्टीम डाल दो तो स्टीम डालने से दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सब कुछ मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, ये कुछ ऑफ द रिएक्शंस कह लो या कुछ ऑफ मतलब मटेरियल है जो आपको माइंड में रखना होता है इन सब पॉइंट्स को, दैट आर वेरी कॉमन पॉइंट्स जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको ये पता होंगे सिर्फ वही बता सकते हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड ट्रिटिनियम। का आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 दैट इज अ क्वाइट गुड क्वेश्चन। इसमें बोला है कि आपका जो न्यूक्लियस है वह दैट मेजर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो आपके एटम का डायमीटर क्या होगा। देखो जनरली क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज ऑफ द रेडियस 10 रेज टू पावर -15 मीटर, एंड जो आपका एटम का साइज होता है दैट इज ऑफ ऑर्डर 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो अगर हम एज अ कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल दिया है, आपके डायामीटर के न्यूक्लियस के, तो वो किसके इक्वल दिया है, 2 × 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल दिया है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द डायमीटर ऑफ एटम, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ 2 × 10⁻10 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, इसको मैं ये चीज लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻15 मीटर इंटू 10⁻5 मीटर। ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दैट। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो कितना आएगा, दैट इज योर, दिस इज योर, ये क्या है आपका, कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो जो भी आपका टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे आपका 10⁻5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा वो आपका यहाँ पे 10⁻5 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आपका 1000 मीटर। क्या लिख सकते हैं हम आपका 1000 मीटर। तो देखो काफी बस सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें आपको न्यूक्लियस और एटम के साइज के बारे में पता होना चाहिए था। अगर आपको साइज के बारे में पता है यू कैन इजिली कंपेयर दैट। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो, N/P मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो देखो जनरली क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है दैट शुड लाई इन द वैल्यू ऑफ 1 to 1.6। ठीक है, तो ये भी आपका एक फैक्ट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा है,
कि जब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन की रेशियो देखा गया कि 1 to 1.6 में लाई करती है, सो दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, दैट इज आल्सो एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल आयन फ्रॉम एन एक्वस और एसिडिक सोल्यूशन, हम एक्सट्रैक्ट एसिटाइल एसीटोन किस में डिसॉल्व करते हैं? तो जनरली इनमें हम क्या यूज करते हैं, आपके क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वोलाटाइल नेचर। ठीक है, जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है काफी वोलाटाइल होता है, तो इसी वजह से हम जनरली आपके क्लोरोफॉर्म को एज अ एक्सट्रैक्टेंट यूज करते हैं आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, जिसको पता है कि हम जो सोडियम का ये आइसोटोप है वो कहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज टू लोकेट द ब्लड क्लॉट्स। तो आंसर क्या आएगा आपका? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, दैट इज आल्सो फ्रॉम द बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम जो आपका नाइट्रोजिनेस होता है, दैट इज अ मेटल कंटेनिंग प्रोटीन, उसमें मेटल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो ध्यान रखना, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम है उसमें जनरली आपके तीन मेटल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर आयरन, सेकंड वन इज योर मोलिब्डेनम एंड द थर्ड वन इज योर वेनेडियम। तीन ये मेटल सेंटर हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, यहाँ पे आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज योर सी ऑप्शन, दैट इज योर मोलिब्डेनम एंड आयरन। मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आपका मैग्नीशियम होता है, दैट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट हैव आस्क्ड इन मैनी ऑफ द एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कैल्शियम इन बोन्स और टीथ वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? आपके फोस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, देखो ध्यान में रखना, जो आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आ जाएं, और एक आपके होते हैं कार्बोनेट, दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। आई रिपीट अगेन, चाहे आपके हाइड्रोक्साइड्स हैं चाहे आपके कार्बोनेट्स हैं मेटल के, तो इन दोनों केसेस में अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपकी जो सोलबिलिटी है वो क्या करती है? आपकी इंक्रीज करती है। दोनों केसेस में आपकी सोलबिलिटी क्या करती है? आपकी इंक्रीज करती है। जबकि अगर आपको गिवन है सल्फेट, तो सल्फेट में ऑपोजिट होता है, डाउन द ग्रुप सोलबिलिटी क्या करती है? आपकी डिक्रीज करती है इन केस ऑफ योर सल्फेट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। आंसर क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज, द बेकिंग पाउडर क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज योर NaHCO3, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, अमंग अल्कली मेटल्स द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, देखो क्या है गिवन, अल्कली मेटल में से पूछ रहे हैं, मैं आपको ऑर्डर लिखवा देता हूँ। सबसे ज्यादा होती है आपकी ऑक्सीजन, देन आपका सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन, देन आता है एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन आपका आता है सोडियम, देन आता है मैग्नीशियम, देन पोटाशियम आता है, देन आपका आता है टाइटेनियम। सो दिस इज द ऑर्डर। देखो अगर आपको क्वेश्चन में पूछते कि कौन सा एलिमेंट आपका अबंडेंट है, तो आंसर क्या था? ऑक्सीजन। नाउ दे हैव आस्क्ड द अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल में सबसे अबंडेंट क्या है आपका? सोडियम है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है, तो मेटल वाली अबंडेंट कौन सी सबसे, देखो दैट इज योर एल्यूमिनियम। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल इन योर अर्थ क्रस्ट इज योर एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन इज योर सेमी मेटल है, सेमी कंडक्टर है, ये ध्यान में आपको रखना है। Question number 70, KMnO4 can be prepared by oxidation of Mn2 positive in a solution using, देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जो भी अब आप इसमें यूज करोगे दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो
लेड ऑक्साइड में लेड क्या है आपका +2 ऑक्सीडेशन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दैट कैन इजीली अंडरगो योर रिडक्शन, तो ये रिडक्शन में इजीली जा सकता है, कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू योर लेड +2 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप सबने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में भी, periodic प्रॉपर्टीज में भी, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट विल बी मोर फेवरेबल होती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें होता क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इनर डी एंड एफ ऑर्बिटल, जिनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, पुअर होता है, जो आपके आउटर मोस्ट एस के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल नहीं सकते या इजिली बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप आपकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट वुड बी मोर फेवरेबल। सो इसी वजह से जो आपका लेड +4 है वो इजिली कन्वर्ट हो जाता है आपके लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज वाई इसका रिडक्शन इजिली हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 70 का यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 दैट इज फ्रॉम योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हो टू एन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट तो इसमें क्या बनेगा। ध्यान रखना इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, कि अगर आप कोल्ड सोल्यूशन की बात करते हो तो यहाँ पे आपका बनता है पोटाशियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बनता है विद K2SO4 प्लस वाटर बनता है, एंड जो आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है दैट इज ऑफ रेड इन कलर। बट अगर आप सेम सोल्यूशन को हीट करोगे दैट विल फॉर्म योर क्रोमियम सल्फेट बनाएगा एंड दैट इज ऑफ ग्रीन इन कलर, दैट इज ऑफ ग्रीन इन कलर, प्लस K2SO4 की फॉर्मेशन होगी, वाटर यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ से आपकी ऑक्सीजन गैस भी क्या होगी आपकी रिलीज करेगी। तो अब जो आपको क्वेश्चन गिवन है तो इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। सैचुरेटेड सोल्यूशन गिवन है दैट मींस दे आर जनरली टॉकिंग अबाउट योर कोल्ड सोल्यूशन, तो यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे आप यहाँ पे बी ऑप्शन लगाओगे। अगर वहां पे आपको हीटिंग मेंशन की होती देन योर ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जिसका जो कलर है दैट वुड बी योर ग्रीन होता। क्वेश्चन नंबर 72 द एडिशन ऑफ क्लोराइड टू अ सॉल्यूशन ऑफ प्लैटिनम विल फॉर्म। एक चीज का ध्यान रखना, जो आपके प्लैटिनम और जो आपके प्लैटिनम होते हैं ये जनरली आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये जनरली आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट था जो आपको ध्यान में होना चाहिए, तो रिलेटेड टू दैट वो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 का ये कम्प्लेक्स है विद अमोनिया, तो +3 के साथ ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या करवाओगे पेयरिंग करवाओगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे आपका जो है पेयरिंग एनर्जी क्या है कम है एज कंपेयर टू द CFSC वैल्यू, है ना। तो आप यहाँ पे CFSC वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करो, तो आपको पता है जो आपके d ऑर्बिटल है इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो दो लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपका लोअर लेवल दैट इज योर T2G लेवल एंड अपर लेवल इज योर EG लेवल। तो कोबाल्ट +3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3d6, 3d6, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 2 3। क्योंकि आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है अमोनिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो आप पेयरिंग पहले आप नीचे पेयरिंग ही करवाएंगे। तो पेयरिंग करवाने से यहाँ पे क्या बन गया आपका T2G6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई T2G6 EG0, T2G6 EG0। अब आपको पता है कि जो आपका नीचे वाला स्टेट है उसकी एनर्जी कितनी कम होती है -0.4 डेल्टा नॉट और 4 DQ, और जो आपका ऊपर वाला लेवल है उसकी एनर्जी कितनी बढ़ती है दैट इज +0.6 डेल्टा नॉट और 6 DQ। क्योंकि अब सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपकी कम हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी कम होती है 4 DQ। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इंटू 4 मतलब CFSC वैल्यू कितनी आएगी आपकी 24 DQ, 24 DQ। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका 73 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका यहाँ पे आयरन है, दैट इज इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आयरन में, 26 प्लस कार्बोनिल क्या है, आपका लिगेंड है, और आपको पता है जो लिगेंड होता है जिसमें एक डोनर एटम होता है, वन डोनर एटम, तो आपका लिगेंड का जो एक डोनर एटम होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। तो यहाँ पे 5 हैं, तो 5 कितने डोनेट करेंगे, 10। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 36, एंड दैट इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज योर EAN रूल। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, सी ऑप्शन, दैट इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। Now question number 75. If the unpaired electron of copper in the given complex is lying in dx square minus y square orbital, the geometry is, देखो copper plus 2 मतलब 3d9 है ना, 3d9। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए, देखो 2, 4, 6, 7, 8 और 9। तो जो बोल रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में प्रेजेंट है, और जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो आपके जेड स्क्वायर में है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जेड की तरफ ज्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है दैट इज मोर अलोंग जेड एक्सिस। तो इसका मतलब जो लीगेंड है वो जेड एक्सिस की तरफ कम अप्रोच करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, आपका रिपल्शन होगा। तो इसी वजह से जो आपके लीगेंड्स होंगे वो जेड एक्सिस की तरफ अप्रोच कम करेंगे, जेड एक्सिस की तरफ अप्रोच क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर अप्रोच को करेंगे, कम करेंगे, दैट मीन्स जेड एक्सिस की तरफ जो उनका बॉन्ड की लेंथ है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, इलोंगेशन। इलोंगेशन, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे दिया होता कि जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन योर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, दैट मींस अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स और वाई की तरफ ज्यादा है और जेड की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। दैट मीन्स अब जो आपके लिगेंड है वो जेड की तरफ अप्रोच करेंगे, और अगर वो जेड की तरफ ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सा कम्प्लेक्स बनाएंगे, आपका कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। रीजन, क्योंकि अगर अब लिगेंड आपके जेड एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो जेड की तरफ अप्रोच करने की वजह से उनके बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में जो डिस्टेंस है जेड एक्सिस के अलोंग कम हो जाएगा, एंड दैट विल फॉर्म योर कंप्लेक्स्ड ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।